हेलो एवरीवन। हाँ, तो आज हम लोग लेक्चर 4 लेकर के आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली थी, जैसे एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया था, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। फिर हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन के बाद सेविंग फंक्शन पढ़ा, हम लोगों ने एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस हर चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशनशिप देखी थी एमपीएस और एमपीसी में, हम लोगों ने रिलेशनशिप देखी थी एपीसी और एपीएस में, हम लोगों ने पूरा प्रूफ वगैरह सब कुछ उसका देख लिया था। अब जो हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कुछ ये है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट? पहली बात तो ये, तो हम लोगों ने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। क्या था प्रोडक्शन फंक्शन में? हम लोगों ने दो तरह का प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। एक पढ़ा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा पढ़ा था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जब प्रोडक्शन फंक्शन में देखा था तो प्रोडक्शन फंक्शन मेनली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। जैसे क्या क्या चीजें थी? एक तुम्हारा लेबर था और एक तुम्हारा कैपिटल थी। ठीक है ना, एक लेबर और एक कैपिटल। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम किस चीज को प्रभावित कर सकते हैं, किस चीज को इफेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट मिले। यानी कि हम क्या शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया शॉर्ट पीरियड, कम समय में हम मशीन चेंज नहीं कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लेबर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करता है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर के रूप में हम यहां पे किस चीज को देख रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट को। यानी कि जैसे जैसे हम अपने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ लोगों को ज्यादा हम रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हमारे यहां जो आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यही चीज मैंने लिखा था कि प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में हम लोग कैपिटल को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम लोग मशीन्स और टेक्नोलॉजी का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग लेबर्स का ही यूज ज्यादा करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल को कांस्टेंट लेते हैं इन टर्म ऑफ शॉर्ट रन। ठीक है, तो डेफिनेशन के रूप में ये कीन्स का अप्रोच था। कीन्स का नाम हम लोगों ने सुना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी थ्योरी दी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 1936 में या 30 में उन्होंने दी थी। और क्लासिकल के अप्रोच के बाद, जब क्लासिकल का अप्रोच फेल हो गया, तब मैं ये सारी कहानियां आने वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग उस समय बात करेंगे। बाकी कीन्स की एक दी हुई डेफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें शॉर्ट रन को वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमने कहा कि शॉर्ट रन में इस कैपिटल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये बात भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, ये एक तरीके से कांस्टेंट है, ये एक तरह से नेग्लिजिबल मान लीजिए, कांस्टेंट ही है। ठीक है ना, ये हमारे प्रोडक्शन को अगर यहां पर हम देखें तो इंक्रीज या डिक्रीज कराने में कोई हेल्प नहीं करे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम हम लोगों ने माइक्रो पढ़ा था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको कहां मिलता था? जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाए। यहां पे हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा है, मैक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट हमको कब मिलेगा? जब हमको एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड मिल जाए। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपने एग्रीगेट डिमांड तो बताया है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई आपने नहीं बताया है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ी सी बात एग्रीगेट सप्लाई की भी कर लेते हैं। हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड में कहा था कि वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो कोई पर्सन सोच रहा है किसी एक अकाउंटिंग ईयर में वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, वही क्या है? वही हमारी एग्रीगेट डिमांड थी। और वो किस साइड से था? वो कंज्यूमर के साइड से था, हमारे साइड से था, पीपल के साइड से था। जब एग्रीगेट सप्लाई की हम बात करेंगे तो ये कुछ सप्लाई साइड से बात होगी, यानी प्रोड्यूसर के साइड से बात होगी। तो यहां पे क्या होगा? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें क्या हो रहा है? हम
जो प्रोड्यूसर है वो सोच रहा है कि हम वो प्लान कर रहा है, प्लान है ये भी, वो भी प्लान था, ये भी प्लान है। वो क्या प्लानिंग कर रहा है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मैं कितने चीजों का प्रोडक्शन करूंगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें एक चीज देखते हैं, हम लोगों ने जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड, तो उसपे हम लोग क्या देखते थे कि ये एक इनकम की लाइन होती थी। ठीक है, ये एक इनकम की लाइन होती थी, ये हमारा वाई डिनोट कर रहा होता है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड या फिर जिसको हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते थे वाई एक्सिस पे। तो हम लोग क्या देखते थे कि जिस समय हमारी इनकम जीरो है उस समय भी हमारी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड जरूर होती थी, जरूर होती थी। तो यहां से हम लोग क्या करते थे, कंजम्पशन की एक लाइन खींच देते थे। ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई देखिए, क्या एग्रीगेट सप्लाई हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो क्या सप्लाई कभी जीरो हो सकती है? तो सीधी सी बात है, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मेरी इनकम जीरो है तो मेरी सप्लाई तो जीरो हो सकती है। यानी कि जो सप्लाई की लाइन, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होगी वो कुछ जीरो से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे इनकम स्टार्ट होती है। तो यहां पे क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन हमने जीरो से स्टार्ट की। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे हम अपने एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करते जाएंगे। वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया है, एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम को दिखाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी इनकम, देखिए मैंने 45 डिग्री की लाइन जब बताई तो मैंने क्या कहा था कि इस हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो यानी कि एग्रीगेट सप्लाई भी क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम अपनी इनकम इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यही इनकम की भी लाइन है और यही एग्रीगेट सप्लाई की भी लाइन है। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे जिस तरह से इनकम इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में हमारा क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम लोग एक चीज क्या पा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू AS, यानी कि एक और चीज हमको मिल गई कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एक नई चीज हम लोगों ने जान लिया। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अगर शेड्यूल के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो जिस समय हमारी इनकम जीरो होगी उस समय हमारी सप्लाई भी जीरो होगी। इनकम हमारी बढ़कर 0 से 50 हुई तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होकर के 50 हो गई। ठीक है ना। जिस रेशियो में हमारा इनकम इंक्रीज करेगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और सप्लाई हम उसी हिसाब से ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी एग्रीगेट सप्लाई की और इतना ही हमको एग्रीगेट सप्लाई में जानने की जरूरत थी। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी, अब एग्रीगेट सप्लाई हम लोग समझ लिए। अब वहां से हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। हम लोगों ने शॉर्ट रन समझ लिया, इक्विलिब्रियम आउटपुट में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम हमको कब मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको तभी मिलेगा जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड होगा। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा किस चीज के, एग्रीगेट डिमांड के। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, या तो एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो सकता है। ठीक है, या तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो सकता है। यही तो बाकी दो केस हो सकते हैं ना। तो अगर हम देखें कि एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो गया एग्रीगेट डिमांड से, इसका मतलब अगर हम छोटी सी चीजों को समझने की कोशिश करें एग्जांपल के रूप में, एग्रीगेट सप्लाई का ज्यादा हो जाना, एग्रीगेट डिमांड का कम रहना, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से उसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है, लेकिन उसकी सप्लाई जितनी हो रही है उतना हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। एज अ कंज्यूमर हम उतना डिमांड उसके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम उतना डिमांड नहीं करेंगे तो क्या प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होगा? तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में भी प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है तो यानी कि हम क्या देखेंगे कि प्रोड्यूसर को सीधी सी बात है लॉस होगा। क्यों? और इसको समझने की कोशिश करें तो क्योंकि जब वो प्रोडक्शन कर रहा होगा तो कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा रहा होगा, कई सारी चीजों में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाया होगा, उन प्रोडक्ट्स पे भी लगाया होगा जो प्रोडक्ट नहीं बिक रही है। ठीक है ना। तो जब प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है तो यहां पे प्रोड्यूसर लॉस में है। ठीक है ना। अब अगर हम तीसरा केस देखें, क्या है ये, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब इस कंडीशन में अगर हम सोचें किसको लॉस होगा, तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो गया, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड के ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में हम किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो चीज उसमें क्या है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यही मतलब हुआ ना इसका। तो अगर हम माइक्रो कॉन्सेप्ट पे बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि उस चीज की प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी।
क्यों हाई हो जाएगी? क्योंकि हम अगर कोई गुड्स है जो लिमिटेड है और उसको खरीदने वाले, उसको डिमांड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो क्या सोचेगा जो दुकानदार होगा? वो कोशिश करेगा कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या देखेगा कि लोगों को तो इसकी जरूरत है ही, तो चलो हम इसकी प्राइस हाई कर देते हैं। तो वो प्राइस हाई कर देगा। वो प्राइस हाई करेगा तो कई जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, जिससे कि उसके सारे सामान वही लोग ले पाएंगे जो उसको एफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कॉन्सेप्ट में ये बात होती है। लेकिन हम लोग जब मैक्रो में बात करते हैं तो हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट को ही मेन फोकस में रखते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई अगर कम है, तो हम क्या देखेंगे कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्ट की कमी है। ठीक, अब यहां पे किसको लॉस हो रहा है? सोचने की बात है। तो यहां पे भी हम देखेंगे तो लॉस प्रोड्यूसर को ही होगा। किस तरीके से? इस तरीके से प्रोड्यूसर को लॉस होगा कि डिमांड मार्केट में ज्यादा थी, अगर वो अपने प्रोडक्शन को उस डिमांड के हिसाब से इंक्रीज किया होता तो सीधी सी बात है उसके डिमांड के आधार पे, लोगों के डिमांड के आधार पे उसके प्रोडक्शन जो सप्लाई हो रहे थे वो सेल होते, वो लोग परचेज करते तो प्रॉफिट किसको होता? प्रोड्यूसर को ही होता। लेकिन क्योंकि वो उतने सामान अवेलेबल नहीं करा पाया, इसलिए अभी भी लॉस किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर साइड ही हो रहा है। यानी कि इस केस में हम क्या देखेंगे कि प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसे कंडीशन है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जहां पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा ये लाइन क्या थी? एएस इज इक्वल टू एडी। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं एएस इज इक्वल टू एडी, यही तो है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एएस को भी मैंने क्या कहा कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई किसके हिसाब से? इनकम के हिसाब से चल रहा है। यानी एग्रीगेट सप्लाई की जगह पे हम इनकम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एग्रीगेट डिमांड क्या था? हम लोग 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर पढ़े थे, तो नॉर्मली हम लोग 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या था? C प्लस आई था, हम लोगों ने पढ़ा है। 2 सेक्टर में C प्लस आई, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, तो C प्लस आई प्लस जी, 4 सेक्टर में नेट एक्सपोर्ट भी आता है तो प्लस एक्स माइनस एम भी हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज हमको क्या मिल रहा है कि y इज इक्वल टू C प्लस आई। ठीक, यानी कि इस केस में, जिस केस में एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है, उस केस में हमको और क्या मिल रहा है, यही हम चेक कर रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के टर्म में। तो ये बताइए कि y की बात मैंने बताई थी कि इनकम क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ठीक है, यही तो मेरी इनकम है। तो इसके जगह, इनकम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C प्लस एस, और ये क्या है? C प्लस आई। ठीक, अगर हम यहां से देखें तो C से C कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि जिस केस में एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड होगा, उसी केस में हमारी जितनी सेविंग हो रही होगी उतनी ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किस केस में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा? जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगा। और सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना पैसा जितना हम सेव कर रहे हैं उतना ही हम इन्वेस्टमेंट में भी लगा रहे हैं। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब अगर हम लोगों ने एएस इज इक्वल टू एडी पे एस इज इक्वल टू आई प्रूव कर लिया, अब अगर हम लोग एक और चीज देखने की कोशिश करें, जो सेकंड और थर्ड केस है, तो देखिए सेकंड केस हमारा क्या है कि एएस ग्रेटर देन एडी। अब सीधे एएस को हम क्या लिख सकते हैं? वाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड को हम क्या लिख सकते हैं? C प्लस आई। वाई को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने देखा तो C प्लस एस ग्रेटर देन C प्लस आई। अब यहां से फिर से C से C कैंसिल हो गया और सेविंग क्या हो गई? ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गई। यानी कि जिस केस में एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड होगा, उस समय सेविंग क्या है? ज्यादा है। सीधी सी बात है, इकोनॉमी में लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तभी तो उस सप्लाई की डिमांड नहीं कर रहे हैं ना। उस जगह वहां पे डिमांड क्या है? कम है। देखिए किस तरीके से दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट हो रही है। ठीक है, यानी कि जिस समय एग्रीगेट सप्लाई, जब हम फर्स्ट केस देख रहे हैं जहां पे एएस इज इक्वल टू एडी है, तो हमको सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। जब हम लोग सेकंड केस देख रहे हैं
जहां पे एएस इज ग्रेटर देन एडी है तो हमको सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये दो केस। अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस, तो थर्ड केस क्या है? एडी ग्रेटर देन एएस। ठीक है, एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी प्लस आई। ग्रेटर देन एएस को हम लोग इनकम लिख सकते हैं, और इनकम को ही हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? सी प्लस एस। तो यहां से फिर क्या हुआ? सी से सी कैंसिल हो गया और इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग हो गया। बात समझ में आ रही है? हम लोग को तीन इक्विलिब्रियम आउटपुट के एक एएस इज इक्वल टू एडी के बाद से जो दो और केस अराइज हो सकते हैं, उससे हमको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट से तीन नई चीजें मिल गई। क्या क्या मिली? कि जब एएस इज इक्वल टू एडी है तो उस समय सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। जिस समय एएस ग्रेटर देन एडी है उस समय हमको सेविंग ग्रेटर देन क्या मिलेगी? उस समय हमको सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। जिस समय एडी ग्रेटर देन एएस है उस समय हमको इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग मिलेगी। तो यानी कि ये कुछ तीन चीजें हैं जो हम लोग क्या कर चुके हैं? बिल्कुल आराम से सही तरीके से समझ चुके हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है कहीं भी, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इन चीजों को वापस से जो भी तकलीफ होगी उसको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को समझ लिया था, और किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हम लोगों ने मैथमेटिकल अप्रोच से किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होगा एग्रीगेट डिमांड के तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एडी होगा तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगा, और जब एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग होगा। इतनी चीजों को हम लोगों ने मैथमेटिकल तरीके से समझ लिया। जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उसके बारे में बात करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जब इनकम हमारी भरी इंक्रीज हो रही है, इनकम हमारी इंक्रीज करती जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहे। क्या बात समझे? कि हमारी इनकम y 0, 50, 100 वो इंक्रीज करती जाए, लेकिन हमने अगर I एक इन्वेस्टमेंट 10 मान लिया तो थ्रू आउट द प्रोसेस वो I इज इक्वल टू 10 क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा इनकम के इंक्रीज करने के बावजूद भी। ठीक है ना? और जो एक दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग इनकम के इंक्रीज होने पर हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। यानी कि जैसे ही हमारा इनकम इंक्रीज करेगा वैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को ऊपर से देखा। अब इसकी डेफिनेशन, इसका कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है ना, जिसको हम लोग कल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, वो कमेंट करे, वो क्वेश्चन पूछे, तुरंत उसके सॉल्यूशन को देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।